दोस्तों नमस्कार। आइए बालाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रीट 2022 बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में आपका सेकंड एग्ज़ाम में जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। रीट 2022 जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रीट 2022 में हमारा जो सेकंड एग्ज़ाम है उस सेकंड एग्ज़ाम में हमारा सिलेबस पूरी तरह से नया आ चुका है और उसमें मेन जो भूमिका है वो राजस्थान जीके की है। मेन भूमिका राजस्थान जीके की है। तो इसमें आज अपन राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन सी यूनिट अपने इस रीट लेवल फर्स्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो अपन जो यूनिट फर्स्ट है पार्ट ए, जिसका नाम है, दोस्तों आप सिलेबस उठा करके देखना, उसमें आपको पहली यूनिट मिलेगी पार्ट ए, यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये यूनिट आपके सिलेबस में जोड़ दी गई है और इसके बारे में अपन जो बेसिक नॉलेज है वो आज यहाँ अपन जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों केवल आप रट्टा ना लगाएं, केवल समझने की कोशिश करें। समझ के ही हम आपको यहाँ पे समझा के बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो भौतिक स्वरूप यानी भौतिक जो नाम है, इस नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका भौतिक यानी आकार, जो इसका आकार है वो कैसा है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप काफी विविधताएं लिए हुए है, यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप है जो इसका रूपरेखा है, जो दिखने में वो एक समान नहीं है, वो क्या है, काफी विविधता लिए हुए है। विविधता का मतलब एक रूपता नहीं है इसमें। जैसा कि पहाड़ी, कहीं पे पहाड़ियां हैं, कहीं पे पठारी मैदान है, कहीं पे रेतीला भाग है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है वो अपने को इन पार्ट्स में अपने को नजर आता है। दूसरा, राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों में से एक है, यानी राजस्थान है जो पूरे विश्व की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो पूरे विश्व में जो प्राचीन जितने भी भूखंड है उनमें से राजस्थान का जो भूखंड है, भूखंड का मतलब जो राजस्थान की जो धरती है, क्षेत्रफल है, वो उसको भूखंड कहा जाता है। और वो भूखंड पूरे विश्व में जितने भी प्राचीन भूखंड है उनमें से एक राजस्थान का भूखंड भी आता है। अब अपन थोड़ा सा राजस्थान के भूखंड के निर्माण के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि राजस्थान के भूखंड का निर्माण कैसे हुआ। ये राजस्थान का जो भूखंड है इसका निर्माण कैसे हुआ, ये राजस्थान की आकृति कैसे बनी, इसके बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा। इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। सामने देखो, एक युग था, उस युग का नाम है कार्बोनिफेरस। उस युग का क्या नाम है, कार्बोनिफेरस युग था। और इस कार्बोनिफेरस युग के अंदर पूरा पृथ्वी का जो स्थल मंडल था वो जुड़ा हुआ था। जुड़ा हुआ था का मतलब, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, ये मान लो आप उदाहरण के तौर पर ये पूरा भूखंड है, पूरे विश्व का है, ना कि राजस्थान का है, ना कि भारत का है, ये पूरा विश्व की बात कर रहे हैं। और पूरे विश्व में ये तो है जल चारों तरफ, और ये भूखंड इतना ही था। ये देखो, ये पूरा भूखंड है, ये वाला पूरा जो भूखंड है वो एक था, यानी कि जुड़ा हुआ था। और उस जमाने के जो लोग थे उस कार्बोनिफेरस युग को पेजिया के नाम से जाने जाता था। वहां के लोग इसको किस नाम से जानते थे, पेजिया के नाम से पुकारते थे इस युग को। तो ज्यादातर लोग इस कार्बोनिफेरस युग का नाम पेजिया का नवीनकरण दे दिया
और उस समय पृथ्वी में पूरा जो स्थलमंडल है वो आपस में जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों बात एक निकल करके आती है कि ये जब पूरा स्थलमंडल एक जुड़ा हुआ था तो सर आप में से कोई ये पूछेगा कि सर फिर ये इसके भाग कब हुए, ये टूटा कब और इसके भाग हुए तो कितने हुए, तो वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इस कार्बोनिफेरस युग के बाद में, पेजिया युग के बाद में एक दूसरा युग आया था। उस युग का नाम है जूरासिक युग। उस युग का नाम है जूरासिक युग। इस युग के अंदर जो ये पेजिया नाम का युग था, इसमें स्थलमंडल एक जुड़ा हुआ था, उसका विभाजन हो गया। उसका क्या हो गया दोस्तों, विभाजन हो गया। तो ये पेजिया जो युग था पहले, उसका विभाजन कौन से युग में हुआ, जूरासिक युग में हुआ। और विभाजन होने के उपरांत कितने भागों में बटा, कितने भागों में विभाजन हुआ, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। एक तो विभाजन हुआ उत्तर दिशा में, ये मैं 4 दिशा यहाँ पर आपको अंकित करके दर्शाया हूं। ऊपर होती है दोस्तों उत्तर, नीचे होती है दोस्तों दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो दोस्तों उत्तर की तरफ अंगारा लैंड भूभाग का नाम दिया गया, उत्तर में जो भूभाग था उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड, और दक्षिण में जो भूभाग था उसका नाम दिया गया गोडाउन लैंड, गोडाउना लैंड। ठीक है दोस्तों। और जो बीच का ये भाग है, इस भाग का नाम 33 सागर रखा गया है। क्या रखा गया है, 33 सागर। तो दोस्तों एक बात पुनः ध्यान दीजिए, उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोडाउन लैंड और बीच में 33 सागर, 3 भागों में इसको बांट दिया गया। कौन से युग में बांटा गया दोस्तों, जूरासिक युग में। इससे पहले कौन सा युग था दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग। दोस्तों इस कार्बोनिफेरस युग को किस नाम से जाना जाता था, पेजिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, पेजिया युग के नाम से। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि पेजिया युग में क्या पृथ्वी का स्थलमंडल जुड़ा हुआ था, तो बिल्कुल दोस्तों सही बात है। पेजिया युग में पृथ्वी के स्थलमंडल जुड़े हुए थे आपस में, इनका विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि दोस्तों फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो सर इनका विभाजन कौन से युग में हुआ, तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। जूरासिक युग था, उसमें इस पेजिया युग का विभाजन, पेजिया युग में जो स्थलमंडल था उसका विभाजन हुआ और 3 भागों में हुआ। उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोडाउन लैंड और बीच में जो बच गया वो 33 सागर था। क्या था, 33 सागर। दोस्तों मैं इस चीज को यहाँ पर एक अच्छी तरह से समझाया हूँ। ये पूरा समुद्र है, सागर है, चारों तरफ पानी पानी है और बीच में ये जो भूभाग था, ये इस कार्बोनिक युग में तो इसका विभाजन नहीं हुआ था। जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये लो, ये मिटा दिया, यानी कि अब ये पूरा भूभाग एक है ना, इसका विभाजन नहीं हुआ ना। तो दोस्तों इसका विभाजन इस कार्बोनिफेरस युग में तो इसका विभाजन हुआ नहीं। अब इसका विभाजन कब हुआ, इसका विभाजन हुआ जूरासिक युग में। और किस प्रकार से हुआ दोस्तों, देखना इधर, जो ये वाला, ये लो दोस्तों, अब इसका विभाजन हो गया दोस्तों। ये ऊपर वाला तो हो गया अंगारा लैंड, ये ऊपर वाला तो अंगारा लैंड हो गया दोस्तों, और नीचे वाला गोडाउन लैंड हो गया। ये उत्तर में आ गया, ये दक्षिण में आ गया दोस्तों। ये जो बीच में बच गया ये वाला भाग, ये वाला भाग बीच में बच गया, ये वाला दोस्तों, इसको 33 सागर के नाम से जाना जाता है। ये जो बीच का भाग है 33 सागर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस भूमंडल का, स्थल मंडल का विभाजन 1, 2 और ये 3 भागों में हो गया। ऊपर अंगारा लैंड हो गया, नीचे गोडाउन लैंड हो गया।
और बीच में 33 सागर हो गया। समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं आपसे आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जुरासिक युग में जो विभाजन हुआ भूमंडल का, वो इस प्रकार से हुआ 3 भागों में। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, नीचे वाला हिस्सा गोडावण लैंड, और बीच वाली जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये 33 सागर की पट्टी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ इस बेसिक नॉलेज के बारे में, क्योंकि हमारा जो राजस्थान का भूखंड है, यानी कि भौतिक स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं गोडावण लैंड से और 33 सागर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको अति आवश्यक है आपके लिए, इसलिए मैं आपको ये बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूं। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान का अधिकांश जो भाग है राजस्थान का, जो मैं ये आपको मानचित्र बना करके बता रखा हूं, राजस्थान का अधिकांश जो भाग पश्चिमी भाग है और पूर्वी प्रदेश है, वो इस 33 सागर के ही अवशेष माने जाते हैं। इस 33 सागर के ही अवशेष माने जाते हैं। यानी कि ये राजस्थान का अधिकतर, ये देख लो दोस्तों, ये राजस्थान का नक्शा मैंने वैसे कच्चा नक्शा बना रखा है यहाँ पे। और दोस्तों देख लो, इसमें ज्यादातर भाग यही है दोस्तों, ये वाला भाग है पश्चिमी और पूर्वी, ये दोनों ही 33 सागर के अवशेष है। कौन से सागर के अवशेष है दोस्तों? इस 33 सागर के अवशेष है। जो ये मैंने ऊपर अंगारा लैंड रह गया, नीचे गोडाउन लैंड रह गया, बीच में जो 33 सागर का है, इस 33 सागर के अवशेष राजस्थान का पश्चिमी भाग और पूर्वी प्रदेश, जो ये यहाँ पे देख रखा है पूर्वी प्रदेश, ये आ गया, और ये पश्चिमी भाग आ गया। ये दोनों ही 33, ये जो बीच वाला है, इस 33 सागर के अवशेष है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो जुरासिक युग में 3 भागों में जो स्थलमंडल बटा था, उसका मैं यहाँ पे अलग से इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अंगारा लैंड का अपना राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अंगारा लैंड का अपने यहाँ कोई अवशेष नहीं है दोस्तों। अपने अवशेष है दोस्तों इन दो भूमंडलों का ही अवशेष है। एक तो 33 सागर में कौन कौन से अवशेष आते हैं? पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और पूर्वी प्रदेश, ये 33 सागर के अवशेष है। आपको पता नहीं है कि पश्चिमी प्रदेश किस साइड है, तो ये मैं मानचित्र में बता देता हूँ। ये जो भाग है, ये वाला, ये पश्चिमी प्रदेश का है, और ये वाला भाग पूर्वी प्रदेश का है। ये दोनों भाग किस के अवशेष है? 33 सागर के। दोस्तों इसको याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है। दूसरा है गोडावण लैंड। अब दोस्तों गोडाउन लैंड के अंदर कौन कौन से अवशेष आते हैं? एक तो अरावली प्रदेश और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इस बात को नोट कर लेना, जो मैं आपको यहाँ दर्शा दिया मानचित्र में, अरावली प्रदेश यानी कि अपने राजस्थान में ये उदयपुर वाला, और ये सिरोही शहर उदयपुर के बीच से, इधर सिरोही इधर उदयपुर, इन दोनों के बीच से अरावली पर्वतमाला श्रृंखला चालू होती है, और लास्ट में सीकर, अलवर, झुंझुनू, इन 3 जिलों में अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में अंत होता है। यहाँ से यहाँ तक जो अवशेष है, ये गोडाउन लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इस प्रदेश में, अरावली प्रदेश में 33 सागर के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, गोडाउन लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। दूसरी बात, दक्षिणी पूर्वी पठार, जो ये दोस्तों, ये जो कोटा, झालावाड़ और बूंदी, ये 3 जिले प्रमुख है यहाँ पर। ये पठारी प्रदेश है। इसको क्या, कौन सा प्रदेश बोला जाता है? पठारी प्रदेश। ये कुछ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा भी आ जाता है, यहाँ प्रतापगढ़ का भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भाग भी गोडाउन लैंड का आता है, ना कि 33 सागर का आता है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 बात बताई है, पश्चिमी प्रदेश और पूर्वी प्रदेश, ये तो दोस्तों है 33 सागर के अवशेष।
और जो अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये दोनों गोडाउन लैंड के अवशेष आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ इस बोर्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो अपन राजस्थान जीके में ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि तेतीस सागर, गोडावण लैंड, अंगारा लैंड, लेकिन आज तक दोस्तों आपको किसी कोचिंग या किसी टीचर के द्वारा ये नहीं बताया गया होगा कि ये अंगारा लैंड, तेतीस सागर, गोडावण लैंड, इनकी उत्पत्ति हुई किस युग में और किस प्रकार से इनका विभाजन हुआ, वो आपको किसी कोचिंग संस्था में नहीं बताया गया होगा। जो मैं आपको यहाँ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपको इनकी जानकारी पहले देना इसीलिए उचित समझा कि क्यों ना मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये अंगारा लैंड बना कैसे, ये गोडाउन लैंड बना कैसे, तेतीस सागर बना कैसे, इससे पहले क्या था, कैसी इसकी आकृति थी। तो दोस्तों ये जो अंगारा लैंड, गोडाउन लैंड, तेतीस सागर बनने से, इनका निर्माण होने से पहले इनकी आकृति जो मैंने बताया इस प्रकार से थी। और इस प्रकार से जो आकृति थी वो कौन से युग में थी दोस्तों, आपको थोड़ा सा एक शब्द याद करना है, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में इनकी आकृति ऐसी थी। फिर इस कार्बोनिफेरस युग को टेजिया के नाम से जानते थे उस समय के लोग। और उसके बाद में जुरासिक युग आ गया और जुरासिक युग के अंदर इनका विभाजन हो गया। और विभाजन का मेन मुख्य बिंदु है बीच में तेतीस सागर का आ जाना। पहले सागर नहीं था, केवल भूखंड था। पहले सागर नहीं था, यहाँ पे भूखंड था। और अब ये क्या बन गया, सागर बन गया। तेतीस सागर बीच में आने से दो टुकड़े हो गए, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, और बीच में सागर आ गया। और उस सागर का नाम है तेतीस सागर। और ये तेतीस सागर कहीं ना कहीं इसके अवशेष अपने राजस्थान में भी मिलते हैं और गोडाउन लैंड के अवशेष भी अपने राजस्थान में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने को अंगारा लैंड से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमको सिर्फ तेतीस सागर और गोडाउन लैंड की जो अवशेष है उनके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि तेतीस सागर के अंदर क्या क्या कौन कौन सा हिस्सा आता है, पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश। और गोडाउन लैंड में कौन कौन सा आता है दोस्तों, अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कालांतर, कालांतर का मतलब दोस्तों होता है आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है जो वर्तमान में स्थितियां चल रही है कैसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कालांतर में सरस्वती व अन्य नदियों से निर्मित, ये राजस्थान में जो सरस्वती नदी हनुमानगढ़ से होकर के गंगानगर होती हुई बीकानेर होती हुई इधर से आती है सरस्वती नदी। तो कालांतर में सरस्वती व अन्य नदियों से निर्मित पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ दोस्तों। अब ये पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण हुआ वो दोस्तों नदियों से हुआ माना जाता है। इनका निर्माण कालांतर में बताया जाता है कि इन नदियों से, एक तो मुख्य रूप से सरस्वती नदी थी और अन्य उसकी साइड नदियां थी, उनसे जो ये पश्चिमी का मरुस्थल के क्षेत्र है इसका निर्माण इन नदियों से ही निर्मित हुआ माना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण इस सरस्वती एवं इसकी सहायक नदियों से माना गया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, ये जो पूर्वी मैदान है, पूर्व में गंगा और यमुना नदियां द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। पूर्वी का जो मैदान है वो गंगा और यमुना और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो मिट्टी ला करके इस तलहटी का जो निर्माण कर करके इस मैदान का निर्माण किया है, वो इनकी मुख्य भूमिका बताई गई है। इन नदियों की मुख्य भूमिका के द्वारा ही पूर्व का मैदान तैयार हुआ है। राजस्थान का पूर्व का मैदान इन नदियों की सहायता से निर्माण हुआ है। अब इस प्रकार से अपन मुख्य रूप से राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं और मुख्य रूप से राजस्थान का भौतिक स्वरूप दो भागों में बट गया है,
कालांतर की स्थिति के अनुसार राजस्थान का मुख्य स्वरूप दो भागों में बट गया और उसका निर्माण नदियों के द्वारा ही हुआ। और वो कौन कौन से भाग है? दो भौतिक भाग, वो है एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक पूर्वी मैदान। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और एक पूर्वी मैदान। इन दो भागों में मुख्य रूप से भौतिक स्वरूप के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में राजस्थान को बांट दिया गया है। एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है ये अपना पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान का निर्माण गंगा यमुना नदियों से बहकर आई मिट्टियों के द्वारा निर्माण हुआ है और पश्चिमी मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो सरस्वती नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण अपने राजस्थान का हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है?